Good afternoon, students. Today we are going to discuss question number 9 of exercise number 6.2. The question number 9 states, show that the function fx equal to modulus of x plus modulus of x minus 1 where x belongs to R is continuous. ऐसे फंक्शंस हमने पहले भी पढ़े हैं. पहले हमने डिस्कस किया था हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है. वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. अब अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है ना, ये दो अलग अलग मॉड्यूलस का कॉम्बिनेशन है, सम है. तो इससे पहले कि हम ये चेक कर पाए कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसकी ब्रांचेस क्या बनती हैं. तो वो ब्रांचिंग जो है ना, हमें उसको डिस्कस करना है. ब्रांचिंग कैसे करते हैं, ये फिनोमिना मैंने आप लोगों से प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. हम एक एक करके सबसे पहले वो पॉइंट्स देखेंगे जहां इसके कंपोनेंट्स जीरो बनते हैं. जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स जीरो बनता है व्हेन एक्स इज जीरो, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन जीरो कब बनता है, व्हेन एक्स माइनस वन इज जीरो, दैट इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन. तो एक नंबर जीरो आ गया, एक नंबर वन आ गया, और जीरो और वन ये दो वो नंबर्स हैं जिनमें से एक पर मॉड एक्स जीरो बनता है और दूसरे पर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जीरो बनता है. इन दोनों नंबर्स जीरो और वन से पूरी नंबर लाइन 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. 3 इंटरवल्स हमें मिलते हैं. पहला इंटरवल लेस देन जीरो के लिए, सेकेंड इंटरवल बिटवीन जीरो एंड वन, और थर्ड इंटरवल हमें मिलता है विच इज मोर देन वन when x is greater than 1. तो इन 3 इंटरवल्स को लेते हुए हमारे पास 3 ब्रांचेस बन जाती हैं. पहली ब्रांच बनेगी when x is less than 0. सेकेंड ब्रांच हमारे पास आएगी when x is either greater than 0 और equal to 0. इक्वालिटी को हम बाय डिफॉल्ट इसी ब्रांच में लेकर चलते हैं, but x is less than 1. और तीसरी ब्रांच कौन सी बनेगी, तीसरी ब्रांच वो होगी when x is ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये 3 ब्रांचेस जो हैं ये हमारे पास बननी चाहिए यहाँ पर. अब जब x लेस देन 0 की बात करें तो अगर x 1 से कम है तो x माइनस 1 भी 0 से कम ही होगा. अगर x नेगेटिव है तो x माइनस 1 भी नेगेटिव है. एंड व्हेनेवर वी डील विद नेगेटिव नंबर्स तो मॉड्यूलस इवेल्युएट करते हुए क्या होता है कि आप मॉड का साइन हटा दो और आगे सिर्फ माइनस लगा दो. तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1. इसी तरह से जब हम सेकेंड ब्रांच में आते हैं, जब x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, अगर हम इन पर्टिकुलर इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ x तो पॉजिटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया, इसलिए मॉड x x के इक्वल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर x लेस देन 1 है, इसलिए x माइनस 1 लेस देन 0 है. x माइनस 1 तो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है उसका मॉड्यूलस डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, यानी मॉड x को तो हम लिखेंगे x, लेकिन मॉड x माइनस 1 को अभी भी हम नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 ही लिखेंगे. फिर इसके बाद आती है हमारी थर्ड ब्रांच. थर्ड ब्रांच वो जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है. जब x 1 से ग्रेटर है तो इस केस में ऑब्वियसली x इज पॉजिटिव एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव. दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव के केस में मॉड्यूलस का साइन डायरेक्टली रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास आएगा x प्लस x माइनस 1. तो इस तरह से हमने इनकी ब्रांचिंग कर दी और ब्रांचिंग करके ये वैल्यूज हमारे पास आ गई. तो इस फंक्शन को अगर हम आगे लिखें तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी माइनस एक्स प्लस 1 ये बनेगा, यानी कि ये बनेगा माइनस 2x प्लस 1. कब बनेगा माइनस 2x प्लस 1, इफ योर x इज लेस देन 0. अगर आपका x 0 से कम है तो ये आना चाहिए. ठीक है. इसी तरह से ये जो फंक्शन है, थोड़ा सा इसको मैं साइड में ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. ये वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0. ये आएगा x माइनस एक्स प्लस 1 इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और यही चीज आएगी x प्लस x माइनस 1 व्हेन योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इस हिसाब से देखें तो अब हमारे पास जो 3 ब्रांचेस बनी वो 3 ब्रांचेस क्या हो गई, लेट अस राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म.
तो -x प्लस 1 का मतलब पहली ब्रांच बनती है -2x प्लस 1। सेकेंड ब्रांच पर आए तो जब x 0 और 1 के बीच में x कैंसल्स विद x एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1। और तीसरी ब्रांच पर आए तो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 2x माइनस 1। तो इस तरह से हमारा ये जो फंक्शन है इसकी ब्रांचिंग कंप्लीट हो जाती है। अब ब्रांचेस कंप्लीट होने के बाद नाउ वी नीड टू चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। अब एक एक करके चेक करते हैं। व्हेन आर x इज लेस देन 0, जब x 0 से कम है तो फंक्शन है -2x प्लस 1 विच इज अ पॉलिनोमियल। अब हमारा ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। जब भी x 0 से कम होगा हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं बात करूं उन x की जो 0 और 1 के बीच में आते हैं, 0 को एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि 0 पर तो ब्रांच चेंज हो रही है। अगर हम x को काउंट करें बिटवीन 0 एंड 1 देन आवर f(x) इज इक्वल टू कितना बना f(x) 1 बन रहा है और 1 का मतलब क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब लेस देन 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, बिटवीन 0 एंड 1 देखिए तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एंड नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट ब्रांच। अगले ब्रांच पर अगर हम आते हैं, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 को भी एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि 1 पर भी ब्रांच बदल रही है, तो 1 को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि मोर देन 1 के लिए ये फंक्शन 2x माइनस 1 के बराबर है। और ये जो 2x माइनस 1 है ना, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। तो हमारा फंक्शन फिर से कैसा फंक्शन बन गया, इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने का मतलब ये हो गया कि f(x) इज अगेन कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0, for 0 less than x less than 1 as well as for किसके लिए हो गया, as well as for x more than 1। अब अगर हम यहाँ देखें, हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली, सिर्फ 0 और 1 ये 2 पॉइंट्स रह गए। ये 2 पॉइंट्स क्यों रह गए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर ब्रांचिंग का प्रॉब्लम, ब्रांचिंग वाला इशू आ रहा है बेटा। यहाँ क्योंकि ब्रांच बदल रही है, जब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज हो जाती है देन वी नीड टू चेक कि वास्तव में उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा। ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच क्या थी, -2x प्लस 1, दूसरा था 1 और तीसरा था 2x माइनस 1, यही थे ना। ये अपने रेफरेंस के लिए एक बार हमने साइड में लिख दिया। नाउ लेट अस चेक एट दीज पॉइंट्स अगेन। अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनती है लिमिट x गोज टू 0 माइनस f(x)। अब x लेस देन 0 की ब्रांच क्या थी, जब x 0 से कम था तो हमारा फंक्शन -2x प्लस 1 के इक्वल है। 0 से कम के लिए अगर हमारा फंक्शन 2x माइनस 1 के इक्वल है तो इट मीन्स इट शुड बी लिमिट x गोज टू 0 माइनस -2x प्लस 1। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इस 0 माइनस वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव करेंगे, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से और ये आ गया हमारे पास। अब जब आप h को 0 पुट करोगे देन यू विल गेट व्हाट, ये आपके पास आ रहा है लिमिट h गोज टू 0 2h प्लस 1 जो कि 1 के इक्वल आ जाता है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट 1 आ रही है। अब बात करते हैं राइट हैंडेड लिमिट की। तो राइट हैंडेड लिमिट को अगर हम लें तो RHL क्या बनना चाहिए, RHL बनेगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस f(x)। 0 प्लस मीन्स जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आपका फंक्शन तो 1 के इक्वल है, तो ये बना x गोज टू 0 प्लस ऑफ 1 और 1 की लिमिट तो 1 ही आएगी क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। जहाँ तक f0 की बात करें
वो भी 1 ही बनेगा, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तो ये ब्रांच शो करती है कि fx की वैल्यू 1 आएगी। उसके लिए तो हम इस ब्रांच को कंसिडर करेंगे ना, इक्वालिटी विद 0 तो यही एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एट x इक्वल टू 0 LHL, RHL, F0 तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तीनों की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया लिमिट x गोज टू 0 fx इज इक्वल टू f0। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और वो लिमिट f0 के बराबर भी आती है। इसका मतलब है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है। अब आती है बात किसकी? 1 की, क्योंकि 1 पर भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें। अगर मैं 1 पर बात करूं तो एट x इक्वल टू 1 सबसे पहले f1 कैलकुलेट करो। f1 के लिए हम थर्ड ब्रांच को लेकर चलेंगे, क्योंकि थर्ड ब्रांच में 1 के साथ इक्वालिटी एग्जिबिट हो रही है। जब x 1 है तो यू हैव टू यूज द थर्ड ब्रांच। तो 1 पुट करने पर वी आर हैविंग 2 into 1 minus 1 दैट इज 1। लेफ्ट हैंडेड लिमिट अगर हम लेते हैं तो ये आएगी लिमिट x गोज टू 1 माइनस fx। 1 माइनस के लिए फंक्शन का ब्रांच कौन सा यूज होगा? जब आप 1 माइनस लेकर चलोगे योर ब्रांच इज 1 ओनली, तो आप 1 को लेकर चलेंगे, 1 की लिमिट तो 1 ही आएगी। और तीसरे नंबर पर आता है RHL। RHL मीन्स लिमिट x गोज टू 1 प्लस ऑफ fx। अब जब हम 1 प्लस की बात करेंगे तो 1 प्लस मीन्स व्हेन x इज मोर देन 1। तो मोर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन 2x माइनस 1 के बराबर है, हम इसे लेकर चलेंगे। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 1, जिसमें h को 0 पुट करने पर हमारे पास अगेन 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पर LHL, RHL और F1 ये तीनों के तीनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तीनों के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इन तीनों के इक्वल होने का ये मतलब निकला कि fx मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ऑल्सो। इसका मतलब लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू 1 एग्जिस्ट करती है और f1 के ही इक्वल है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ऑल्सो। अब आप देखो लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, हमने शो किया था 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 0 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, तो 1 पर भी कंटिन्यूअस है और मोर देन 1 भी कंटिन्यूअस है। तो इन सभी चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए वी मे से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता ना बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते थे, बट करेंटली कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो जब आपको कंपोजिट फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो उस कंसेप्ट को हम लिमिट्स के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को इतना लंबा ले जाना पड़ा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा उसे। Now we come to the question number 10. We need to prove that the function sin x is continuous. हमें फंक्शन sin x को continuous शो करना है। अब फंक्शन sin x को continuous कैसे शो करेंगे देखिए जरा। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? The function given to us is sin x. क्वेश्चन है इसे कंटिन्यूस शो करो, कहाँ शो करो वो तो दिया ही नहीं। इट मीन्स वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एन आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, तो लेट x बिलोंग x इज इक्वल टू a बी एनी रेंडमली सेलेक्टेड रियल नंबर। हमने मान लिया कि एक रेंडमली सिलेक्टेड रियल नंबर है मेरे पास, कौन सा? x इज इक्वल टू a। अगर हम fa निकालें तो कितना आएगा? fa निकाले तो साइन a के इक्वल आएगा। नाउ लेट अस इवैल्यूएट लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ fx। अब मैंने यहाँ LHL और RHL में अलग अलग लेने जा रही हूँ। अलग अलग लेने का कारण क्या है? हमें नहीं पता a एग्जैक्टली कितना है। a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए a पर हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों लिमिट्स अलग अलग निकालेंगे।
तो ये आता है लिमिट x गोज टू a माइनस फॉर साइन x। अब देखो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a माइनस एच, और जब आप x को a माइनस एच रखेंगे तो जब x a की तरफ जाएगा ना तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। नाउ लेट अस इवैल्यूएट इट। साइन ऑफ a माइनस एच होता है साइन a कॉस h माइनस कॉस a साइन h। हम सभी क्वांटिटीज को अलग अलग कर सकते हैं। इसमें देखें तो साइन a और कोस a ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि साइन a और कोस a कांस्टेंट वैल्यूज है तो कांस्टेंट को तो लिमिट के बाहर लिया जा सकता है। तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ a इंटू लिमिट h गोज टू 0 कॉस ऑफ h माइनस कॉस ऑफ a इंटू लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ h। अब साइन a तो ठीक है, कॉस h की लिमिट होती है 1 माइनस कॉस a, और साइन h व्हेन h गोज टू 0 इज 0। तो साइन a इंटू 1 माइनस कोस a इंटू 0 कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन a। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट किसके बराबर आ गई हमारे पास, LHL की वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ a। फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है, साइन ऑफ a। नाउ लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंडेड लिमिट। अब जब हम राइट हैंडेड लिमिट पर आएंगे, लेट मी मेक द चेंजेस इन दिस केस ओनली। जब आप RHL लेकर चल रहे हो तो RHL का मतलब लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ fx, सब जगह साइन चेंज हो जाना है, बाकी सब तो यही रहना है। जब आप RHL को कंसिडर करेंगे तो RHL मीन्स लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इस लिमिट को निकालने के लिए हम x को पुट करेंगे a प्लस एच। जब x जाएगा a पर तो h जाएगा 0 पर, तो ये बना लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब साइन a प्लस एच का इवेल्युएशन करते हैं तो आता है साइन a कोस h प्लस कोस a साइन h। ये है लिमिट h गोज टू 0। अब जब हम इस लिमिट को एक्सपेंड करेंगे अगेन साइन a एंड कॉस a बीइंग कांस्टेंट दे कैन बी टेकन आउटसाइड, और लिमिट अप्लाई हो जाती है कोस h पर और साइन h पर। कोस h की लिमिट 1 आती है, साइन h की अकेले की लिमिट एज h गोज टू 0 0 आती है, वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन h। अब मैंने तो बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट चेंज कर दिया बेटा, मेरे लिए अलाउड है क्योंकि मुझे पेपर में अपीयर नहीं होना है, बट आप लोग जब करेंगे तो उसी जगह चेंज मत करके आ जाना, अदरवाइज एग्जामिनर आपको या तो LHL के मार्क्स देगा या RHL के मार्क्स देगा, ठीक है। LHL अलग सॉल्व करना है, RHL अलग सॉल्व करना है। आपको एक प्रेजेंटेशन मुझे शो करनी थी तो मैंने इसी के हिसाब से यहाँ चेंजेस कर दिए, अदरवाइज कैलकुलेशन इसी तरह से आने वाली है। अब LHL RHL दोनों हमने निकाल लिया, फंक्शनल वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास क्या कंसेप्ट निकल कर आया है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो या राइट हैंडेड लिमिट हो या फंक्शनल वैल्यू हो, तीनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू a इज इक्वल टू fa फॉर किसके लिए बनाइए, fx इज इक्वल टू साइन x। इसका मतलब ये हो गया कि fx इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये जो फंक्शन है ये a पर कंटिन्यूअस बन जाता है। लेकिन एक चीज देखिए जरा, हमने शुरुआत की थी a इज अ रेंडमली सेलेक्टेड नंबर, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली थी। सिंस a इज अ रेंडमली सेलेक्टेड नंबर इट मीन्स कि अगर ये a पर कंटिन्यूअस है तो ये a जैसे हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। तो सिंस a हैज बीन सेलेक्टेड रेंडमली, सिंस a इज रेंडम नंबर है, सो वी कैन से दैट दिस fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x। अब कोई भी रियल x ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपका ये जो फंक्शन बनेगा ये कंटिन्यूअस ही बनेगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और उसके बाद आपकी जो आज का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट है द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। एक फंक्शन आपको दिया साइन x प्लस कॉस x, सपोज 2 मार्क्स के लिए आया। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कीजिए।
अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली थ्योरम भी अप्लाई करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, पूछा ही साइन एक्स के लिए, आपको साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा, वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, इसलिए उसका हमें कंप्लीट प्रूफ देना पड़ा। यहाँ अगर हम देखें तो क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, मैंने दो फंक्शंस ले लिए वेयर जी एक्स इज साइन एक्स एंड एच एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया। अगर मैं डोमेन ऑफ जी की बात करूं तो ऑल रियल नंबर्स आएगा, और डोमेन ऑफ एच की बात करें तो ये भी ऑल रियल नंबर्स ही होगा, क्योंकि कोस और साइन दोनों ही सभी रियल नंबर्स पर डिफाइंड होते हैं। तो जी एक्स फंक्शन है साइन एक्स, एच एक्स फंक्शन है कॉस एक्स, एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो सिंस ट्रिगोनोमेट्रिक functions are always continuous, trigonometric functions हमेशा continuous होते हैं, and sum as well as product। मैं दो चीजें इकट्ठी लेकर चल रही हूँ, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको देखे तो sin x प्लस cos x का है, और इसी का दूसरा पार्ट जो है ना वो sin x इंटू cos x है, जो कि अगर मैं g और h की टर्म्स में लिखूं तो gx इंटू एच एक्स बनेगा। दो पार्ट है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में, एक सम वाला एक प्रोडक्ट वाला, तो दोनों का पैटर्न एक ही होगा। मैंने sin x को gx माना, cos x को hx माना, sin x cos x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के कारण कॉन्टिन्यूअस है, एंड बाय थ्योरम वी नो दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट किसका, ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम और प्रोडक्ट दोनों ही कैसे होते हैं, इज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं ना। ये थ्योरम आपको बताई थी, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, एफ इनटू जी इज कंटिन्यूअस। तो क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम और प्रोडक्ट दोनों ही कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, as well as fx equal to sin x into cos x is continuous। ये fx इन दोनों कंटिन्यूअस का सम बनता है, ये fx इन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट बनता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूअस होता है, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से ये दोनों फंक्शंस यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शंस बनते हैं। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। वन क्वेश्चन नंबर 12 इज लेफ्ट फॉर यू एज अ होमवर्क। बाकी इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, सो कैन वी स्किप द we can skip the question number 12, and with question number 11 we just complete the exercise number 6.2। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। इसके साथ आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शंस वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो पूरा हो जाता है, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिफरेंशिएबिलिटी है उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।